सच्ची घटना दरअसल देश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। आपने कई बार सुना होगा कि अमुक लड़की का बलात्कार हो जाता है, अमुक महिला का बलात्कार हो जाता है। पीड़ित काफी मामलों में गरीब होती हैं, कमजोर होती हैं, तो कई बार उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं से, परेशानियों से, चुनौतियों से गुजरना होता है, तब कहीं जाकर उनकी फरियाद सुनी जाती है, तब कहीं दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह हैरत अंगेज घटना दरअसल बिहार की है, जहां एक आईएएस अधिकारी, देश की सबसे बड़ी सरकारी प्रतिष्ठित सेवा के एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास की पत्नी चंपा बिस्वास, उनके साथ बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी, उस वक्त वहां सत्ता थी आरजेडी की एक महिला विधायिका हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय, वो डीएम साहब की जो पत्नी होती हैं, उनके साथ लगातार 2 साल तक बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा। और यही नहीं, उसने उनकी भतीजियों और उसकी घर की 2 नौकरानियों के साथ भी लगातार बलात्कार किया। और जब 2 साल के बाद आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास को पता लगता है तो फिर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी की विधायिका के बेटे का था, लिहाजा बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होती है। कुछ खाना पूरी करने के बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये दंपत्ति गवर्नर का रुख करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। उसके बाद बिहार के उस वक्त अपोजिशन के नेता सुशील कुमार मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता है, मीडिया में आता है, अखबारों की हेडलाइन बनता है। तब पूरे देश में एक हंगामा होता है और बिहार के उस वक्त जंगल राज के बारे में लोगों को पहली बार ये पता लगता है। दरअसल ये पूरी घटना बिहार की है। बिहार में आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास की पत्नी चंपा बिस्वास दोनों साथ रहते थे। पटना में उनकी ड्यूटी थी और 18 जुलाई 1990 को बीबी बिस्वास की चंपा बिस्वास से शादी होती है। देखने में बहुत खूबसूरत सुंदर होती हैं और इनकी जो पोस्टिंग है वो बिहार में जो उस वक्त जो विभाग होता है समाज कल्याण विभाग, उसमें सचिव के तौर पर इनकी पोस्टिंग रहती है, ड्यूटी रहती है। और ये 2 नवंबर 1995 को पटना में सरकारी आवास में पत्नी चंपा बिस्वास के साथ शिफ्ट करते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। और जो वहीं नजदीक में एक आरजेडी की विधायिका थी हेमलता यादव, उनका बंगला भी होता है। और वो ये जो बोर्ड है समाज कल्याण विभाग, ये जो बोर्ड है इसकी चेयरमैन हुआ करती थी। क्योंकि ये जो पद है राजनीतिक होता है, राजनीतिक लोग इसके चेयरमैन रहते हैं, लिहाजा वो इसकी चेयरमैन थी। और उसी में सचिव के तौर पर आईएएस बीबी बिस्वास काम करते थे। दोनों का घर पास होने की वजह से दोनों का एक दूसरे के यहां जान पहचान हो गई थी, कभी कभार आना जाना भी होता था। इसी दौरान एक बार जो हेमलता यादव हैं, इन्होंने अपने नौकर को भेजकर चंपा बिस्वास जो डीएम साहब की पत्नी होती हैं, उनको अपने बंगले पर बुलवाती हैं और कहती हैं हमारी नौकरानी कुछ बीमार है, इसको थोड़ा देखने के इरादे से उनको बुलाया और सीधे अपने कमरे के अंदर ले गई। और जब कमरे के अंदर ले गई तो वहां पहले से उनका बेटा जो मृत्युंजय है वो मौजूद था। और जब मृत्युंजय वहां होता है उसके बाद ये जो विधायिका है कमरे से बाहर निकलती हैं, बाहर से कुंडी लगा देती हैं और उसके अंदर मृत्युंजय हेमलता के साथ जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद जब हेमलता यादव कुछ देर के बाद वहां से रोती बिलखती कमरे से बाहर निकलती हैं तो ये हेमलता यादव कहती हैं तुम्हारे साथ जो हुआ है इसकी कहीं चर्चा या जिक्र मत करना, क्योंकि तुम्हारी वीडियो भी बन चुकी है, तुम्हारे फोटो भी खींचे जा चुके हैं, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर किसी से जिक्र किया तो ये फोटो आपके सार्वजनिक किए जाएंगे और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप डीएम की पत्नी हैं, लिहाजा डर की वजह से वो ऐसा नहीं करती हैं। और यहीं से शुरू होता है एक लंबे तौर पर लंबे टाइम के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का खेल। अब जब भी मृत्युंजय को मौका मिलता वो चंपा बिस्वास के पास पहुंचता, उनके साथ मनमानी करता, उसके बाद सीधे अपने घर चला आता। ये जो अपराध है लगातार चल रहा था। बीबी बिस्वास चूंकि आईएएस अधिकारी थे तो अमूमन दिन के वक्त घर से बाहर रहते थे, उनको बहुत ज्यादा उनकी बिजी लाइफ हुआ करती थी, लिहाजा उनके अनुपस्थिति के मौके का फायदा उठाकर मृत्युंजय
उनके बंगले पर पहुंचता और सीधे उनकी पत्नी के पास जाता और फोटो भी उतारता, कैमरा साथ लेकर कभी कभी पहुंचता था, फोटो उतारता, उनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना को अंजाम देता है। और ये क्रम लगातार चल रहा होता है। इसी बीच चंपा बिस्वास की मां, चंपा बिस्वास की जो सास होती है, डीएम जो आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास, उनकी मां कलकत्ता से बंगले पे आती हैं। वो पूरा माजरा समझ जाती हैं। उसके बाद वो वहां से चुपचाप चली जाती हैं। उन्होंने जब चंपा बिस्वास से कहा तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे फोटो मेरी तस्वीरें इन लोग के पास पहुंच चुकी हैं। यदि हमने मना किया, अपने पति को बताया, तो पूरे बिहार में ये सार्वजनिक होंगे, जिससे हमारी फैमिली की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, बेइज्जती होगी, नाक कट जाएगी। लिहाजा मां भी चुप रही। कुछ दिन के बाद उनकी दो भतीजियां आती हैं। ये मृत्युंजय उनके साथ भी बलात्कार करता है और धीरे धीरे जो घर की नौकरानियां थी उनके साथ भी ये बलात्कार करता रहता है। ये क्रम लगातार चल रहा होता है। इसी दौरान एक बार जो हेमलता यादव है वो चंपा बिस्वास के घर आती है और कहती है हमारा बेटा तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम उससे शादी कर लो। तुम्हारे जो पति हैं तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं समाज कल्याण विभाग बोर्ड की चेयरमैन हूं, आगे चलकर तुमको एक अच्छा सा पद दिलाऊंगी। तमाम प्रलोभन उसको दिए जाते हैं, लेकिन चंपा बिस्वास मना कर देती है, नकार देती है। वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करती है, इनकी बातों में नहीं आती है। ये क्रम जो है लगातार अपराध का चल रहा होता है। उसके बाद जो उसकी मां है बंगाल जाती हैं। वो कहती हैं बेटा तुम नौकरी छोड़ दो, सीधे अपने घर आ जाओ, यहां आकर रहो। चूंकि ये मामला घर का था, इसको साल 2 साल गुजरते रहे तो कहीं ना कहीं घर में कि हाव भाव और कभी कभार शक के आधार पर, आने जाने के आधार पर बीबी बिस्वास को शक होने लगा था। उन्होंने पत्नी से फिर जोर देके पूछा तो उन्होंने पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। उसके बाद जो बीबी बिस्वास हैं वो अपने जो आला अधिकारी हैं, उनके जो कंपेनियन हैं, सीनियर हैं, पुलिस कप्तान हैं, बाकी और आईएएस हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं। कुछ अधिकारी उनको बोलते हैं कि चूंकि मामला सत्ताधारी पार्टी की विधायिका का है, उनके बेटे का है, लिहाजा आपकी फैमिली के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। जंगल राज वहां कायम था, लिहाजा उस डर से दंपत्ति थोड़ा शांत बैठते हैं। फिर उसके बाद हालांकि उसके बाद वे पुलिस में एफआईआर करवाते हैं, तो फिर जांच होती है, लेकिन जांच भी सिर्फ खाना पूरी होती है। उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये दंपत्ति कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी राज्यपाल, उस वक्त वहां जो राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी साहब वहां राज्यपाल हुआ करते थे, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में अपने साथ घटित पूरी घटना के बारे में विस्तार से लिखते हैं। राज्यपाल साहब बड़ी गंभीरता से उनकी चिट्ठी को लेते हैं। उनकी चिट्ठी पढ़कर उनकी आंखें चकरा गई, उनको यकीन नहीं हुआ, लिहाजा फौरन जांच का आदेश देते हैं। अपनी मिनिस्ट्री को लिखते हैं, जो मिनिस्ट्री थी वहां उसको लिखते हैं, जांच होती है। क्योंकि मामला एक सत्ताधारी पार्टी की विधायिका का था और मजबूत कद्दावर नेता थी, लिहाजा जो जांच अधिकारी होते हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं समझते इस केस को उजागर करने की, सच्चाई का पता करने की, लिहाजा बहुत जल्दी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उस वक्त वहां के लोकसभा जो विधानसभा के वरिष्ठ विधायक थे उन्होंने कहा भी था कि मैं उस लड़के मृत्युंजय जो विधायिका का बेटा है उसको बहुत ज्यादा पर्सनली जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो बहुत ईमानदार, अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो लड़का ऐसा कभी कर नहीं सकता है। ये डीएम साहब की पत्नी है, इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद झूठे हैं। और फिर ये सिलसिला जो है यहीं कार्रवाई का सिलसिला यहीं रुक जाता है और ये दोनों दंपत्ति अब अगली कार्रवाई का इंतजार करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उस वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष और मजबूत कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी वो उस खत को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम मीडिया को बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आती है। उसके बाद वो उस खत को सार्वजनिक करते हैं, मीडिया को दिखाते हैं, पूरी घटना को सिलसिलेवार मीडिया के सामने लाते हैं। पहली बार मीडिया ने उसको कवरेज किया, पूरे भारत में उस खबर को दिखाया गया। सुबह अखबारों की हेडलाइन में वो खबर छपी, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर इस बड़ी खबर को, जघन्य अपराध को जगह मिली। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, सत्ता हरकत में आई, तमाम ओर से दबाव बना, अपोजिशन का प्रेशर क्रिएट हुआ। उसके बाद जो विधायिका का बेटा है उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद जो पत्नी, उसकी मां है विधायिका विधायिका यादव, हेमलता यादव, इनको भी जेल में डाला जाता है, मुकदमा चलता है।
और जो इसी दौरान ये जो बीबी जो विश्वास होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं, ये बिहार से दिल्ली अपने घर एक घर ले लेते हैं, वहां शिफ्ट होते हैं, बिहार छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वहां बहुत बड़ा खतरा था। ये सारे माँ बेटे दोनों जेल में थे, जेल काट रहे थे, इधर मुकदमा लगातार चल रहा था, मुकदमा चलता रहा। उसके बाद 2002 में पटना की लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में जो विधायिका का बेटा मृत्युंजय कुमार, इसको 10 साल की कड़ी सजा, और जो उसकी मां जो विधायक होती है हेमलता यादव, उसको 3 साल की सजा सुनाई जाती है। चूंकि अब 3 साल की सजा विधायिका पहले पूरी कर चुकी थी, जेल में थी, लिहाजा उनको जेल नहीं डाला जाता है और उनका जो बेटा है उसको जेल डाल दिया जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। उसके बाद जो विधायिका है, इनका बेटा है, वकील के सहारे पटना के हाई कोर्ट की रुख करते हैं, उस फैसले को चुनौती करते हैं, चैलेंज देते हैं। उसके बाद 2010 में पटना हाई कोर्ट में अपना एक बहुत बड़ा फैसला सुनाता है। उसमें वो अपने लोअर कोर्ट का फैसला पलट देता है और सीधे 2010 में मृत्युंजय यादव को रिहा करने का आदेश देता है। उस पर सारे जो मुकदमे हैं वापस लेता है, एकदम सीधे रिहा हो जाता है। उस पर सारे जो केस थे वो खत्म किए जाते हैं, क्योंकि उनके जो वकील थे उनका कहना था कि चूंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है, उनका बेटा काफी, हेमलता यादव का बेटा काफी शोहरत में था, विधायिका काफी शोहरतदार थी, इज्जतदार थी, लिहाजा उनको पैसे की डिमांड के बदले और ये सब शादी करने के इरादे से डीएम साहब की पत्नी ने मृत्युंजय यादव को अपने प्रेम जाल में फांसा। 2 साल तक उसके साथ रिलेशन में रही। उन्होंने शादी की बात की, जब मृत्युंजय यादव ने शादी के लिए मना कर दिया, तो फिर इन्होंने बदला लेने के लिए, हिंसा दिखाने के लिए ये पूरा खेल खेला, ये पूरा प्लान बनाया। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 2 साल तक एक महिला कैसे अपने साथ हुए अत्याचार को छुपा सकती है, और उसने गर्भपात कैसे कराया, गर्भपात के बारे में पति को क्यों नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों को या पुलिस अधिकारी को उन्होंने पूरी घटना के बारे में क्यों नहीं बताता। लिहाजा इनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध लगती है, और इन सबूतों के अभाव में मृत्युंजय यादव को छोड़ दिया जाता है। मृत्युंजय यादव हमेशा के लिए रिहा हो जाता है। लेकिन ये जो पूरी घटना है, इससे कहीं ना कहीं सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या एक आईएएस की पत्नी को भी बलात्कार का शिकार होना पड़ेगा? ऐसा भी कानून होता है कि उसके एक आईएएस पत्नी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिससे पूरे जिले के लोग, गरीब लोग इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उसके पास इंसाफ के लिए जाते हैं, सोचते हैं यहां इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब डीएम साहब की पत्नी को इंसाफ नहीं मिला, वो खुद इस दुर्दांत जघन्य अपराध घटना का शिकार उनकी पत्नी रही, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। एक डीएम की पत्नी को इंसाफ के लिए इतना भटकना पड़ा, तो आम आदमी का क्या हाल होगा, ये बात कल्पना से परे है। उसके बाद उनकी पोस्टिंग जब 2000 में झारखंड बिहार अलग हुए, तो उनकी पोस्टिंग झारखंड में की गई। वो झारखंड पहुंचे, वहां कुछ दिन के बाद आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की मृत्यु हुई। उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो सीधे कलकत्ता अपने घर चली गई और वहां एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगी, और आज तक वहीं रहकर अपना जीवन गुजार रही है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम हमेशा ऐसी कहानियों से सीख लें, सबक लें, जिससे हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा परिवेश हमेशा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, सतर्क रहे, ऐसी हमारी कामना है। कल फिर एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और आगे किस विषय पर आपको कहानी सुननी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को